अगली सुबह मान रेडी होकर बाहर आता है कि तभी वहाँ पर प्रिया उसे डरा देती है। तो मान ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है और प्रिया से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो प्रिया कहती है मैं अपने पति का दिन बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा पति सबसे पहले मेरा चेहरा देखे। वैसे ये चीज तो रूम में ही हो जाती पर हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि जब तुम बाहर आओ तो सबसे पहले तुम मेरा चेहरा देखो। तो मान ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है और प्रिया से पूछता है तुम यहाँ पर कितने देर से खड़ी हुई हो। तो प्रिया कहती है मैं बस अभी अभी आई हूँ। वैसे आपको नींद अच्छी आई ना। तो मान कहता है वैसे तो मुझे नए बेड पर नींद नहीं आती लेकिन कल मैं काफी थका हुआ था इसलिए मैं जल्दी से सो गया। वैसे तुम्हें अच्छी नींद आई ना। तो प्रिया कहती है मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। तो मान कहता है वो क्यों। तो प्रिया कहती है मैं पूरी रात अपने हनीमून के बारे में ही सोच रही थी कि हम लोग हनीमून पर कहाँ जाएंगे। तो मान कहता है तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम हनीमून पर कहाँ जाओगी। तो प्रिया कहती है अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मान कहता है तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा। तुम एब्रोड जाना चाहती हो मैं तुम्हें एब्रोड भी लेकर चलूंगा, या फिर तुम बीच पर जाना चाहती हो या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ तुम्हें जाने का मन हो वो मुझे बता दो। तो प्रिया कहती है मैं एब्रोड नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे प्लेन से डर लगता है कि पता नहीं कब वो क्रैश हो जाए। तो मान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्रिया, तुम बेकार की ही बातें सोच रही हो। तो प्रिया कहती है जो भी हो पर मैं एब्रोड नहीं जाना चाहती बल्कि मैं यहीं पर रहकर कोई ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पर हमें जाकर अच्छा लगे और हम लोग ग्रैंड माँ से भी ज्यादा दूर ना जा पाए क्योंकि मैं ग्रैंड माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती ना। तो मान कहता है फिर ठीक है तुम जो जगह डिसाइड करोगी हम वहीं पर चलेंगे। तुम्हें बीच पसंद है। तो प्रिया कहती है हाँ मुझे बीच बहुत पसंद है, मैंने कितने दिनों से नहीं देखा है। तो मान कहता है फिर ठीक है तुम जगह डिसाइड कर लो, हम दोनों हनीमून के लिए वहीं पर जाएंगे। तो प्रिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है और मान को जाकर किस कर लेती है। तो मान भी ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है। तो प्रिया मान को कहती है मैंने तुम्हें मॉर्निंग किस दी, क्या तुम अपनी वाइफ को मॉर्निंग किस नहीं दोगे। तो यहाँ पर मान प्रिया को भी किस करता है और कहता है मेरे पेट में काफी चूहे दौड़ रहे हैं, चलो नाश्ता करने चलते हैं। तो प्रिया कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिया और मैक दोनों ही एक ही टाइम पर ऑफिस पहुँचते हैं। तो यहाँ पर मैक दिया को देखकर काफी खुश होता है और वो जानबूझकर दिया के सामने एटीट्यूड दिखाता है ताकि दिया उससे बात करने की कोशिश करे, पर दिया भी मैक से बिल्कुल भी बात नहीं करती क्योंकि यहाँ पर मैक उसे अपना ईगो दिखा रहा होता है जिस वजह से दिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी मैक को मुंह दूसकर वहाँ से चली जाती है और मैक भी अपने रास्ते चला जाता है। इधर वान को दिया बहुत ही खटक रही होती है क्योंकि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले चेरी के दिल में दिया को लेकर गलतफहमी पैदा करने की, पर चेरी के दिल में दिया को लेकर कोई गलतफहमी पैदा ही नहीं होती। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और वो सीधा दिया के पास जाती है और कहती है चेरी सुबह से ही सूट कर रही है और उसने कुछ भी खाना नहीं खाया है, इसलिए उनके लिए अच्छा सा लंच बनाकर उनके रूम में पहुंचा दो। वैसे ये काम तो मैं खुद कर लेती लेकिन मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गया है जिस वजह से मैं उसे नहीं देख पा रही, इसलिए ये काम तुम करोगी। लेकिन अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को जाकर कह दूंगी। और यहाँ पर वान जानबूझकर दिया को इमोशनली ब्लैकमेल करती है। तो दिया कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये काम कर दूंगी, बताओ उन्हें लंच में क्या देना है। तो यहाँ पर वान कहती है उन लोगों के लंच में नूडल्स बनाने हैं लेकिन एक प्लेट में सी फूड बिल्कुल भी मत डालना, समझी। तो दिया कहती है मैंने सब कुछ नोट कर लिया है, मैं उनके रूम में लंच पहुंचा दूंगी। तो वान कहती है ठीक है और वो ये सारा कारनामा करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर वान ये सब कुछ जानबूझकर करती है क्योंकि उसे पता होता है कि चेरी को सी फूड से एलर्जी है, इसलिए वो जानबूझकर दिया को अपने प्लान में इस तरह फंसाती है कि दिया को कुछ समझ में ही नहीं आता। दूसरी तरफ प्रिया बंटी के साथ आम बेच रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसके साथ बदतमीजी करते हैं और उसके आम को लेकर तरह तरह बातें बनाने लगते हैं कि ये यहाँ पर आम नहीं बेच रही बल्कि कस्टमर को ठग रही है। तो प्रिया को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो गुंडे जानबूझकर उसके स्टॉल को लेकर घटिया घटिया बातें कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि कस्टमर को भी भड़का रहे होते हैं। तो प्रिया को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है और वो उन गुंडों को अपना आम बेचने से मना कर देती है। तो इस बात पर वो गुंडे जानबूझकर प्रिया के स्टॉल को तोड़ने फोड़ने की बातें करने लगते हैं। तो इस बात पर तो प्रिया को मृगी का दौरा पड़ जाता है और वो सीधा चाकू उठाती है और उन सारे गुंडों पर तान देती है और कहती है मुझे पता है तुम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम्हारी दाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गलेगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं कमजोर हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर आइंदा तुम मुझे इस मार्केट में दिखाई दिए तो याद रखना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। तो वो गुंडा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें इस तरह डराओगी तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, कल हम दोबारा वापस आएंगे और तुम्हारे इस स्टॉल को तबाह कर देंगे, इसलिए अपनी बेहतरी चाहती हो तो यहाँ से अपना स्टॉल हटा दो। तो प्रिया कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी गिदड़ भपकी से डरकर यहाँ से चली जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, कल भी मैं अपना स्टॉल यहीं पर लगाऊंगी। अगर तुम में दम है तो यहाँ पर आके दिखाना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ तुम देख लेना। और यहाँ पर प्रिया उन गुंडों को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देती है। तो बंटी यहाँ पर प्रिया को शांत करता है और कहता है तुम्हें उन गुंडों से उलझने की कोई जरूरत नहीं थी, वो गुंडे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे,
अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो प्रिया कहती है तो मैं क्या करती, उन गुंडों से डरकर अपना स्टॉल बंद कर देती? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये गुंडे शेर हैं तो मैं सवा शेर हूँ, मैं इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरती। दूसरी तरफ चेरी लंच खा रही होती है कि तभी उसे सी फूड से रिएक्शन हो जाता है, जिस वजह से उसकी काफी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। आगे ये बात सीधा मैक के पास पहुंच जाती है, जहां पर वान मैक के दिल में दिया को लेकर गलत गलत बातें भरती है और उस पर ही सारा इल्जाम लगाती है कि चेरी के साथ जो भी हादसा हुआ है वो सब दिया की लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि दिया ने जानबूझकर ये सब किया है चेरी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो दिया भी यहाँ पर चुप नहीं बैठती और कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि चेरी को सी फूड से एलर्जी है। मैंने तो बस वही किया जो वान ने कहा था। वान ने मुझे कहा था कि एक प्लेट में सी फूड नहीं डालना है। उसने मुझे ये नहीं बताया था कि चेरी को सी फूड से एलर्जी है। अगर उसने मुझे ये बात बताई होती तो इतनी बड़ी गलती नहीं होती। ये सब वान की वजह से हुआ है। तो मैक जब ये सारी बातें सुनता है तो वो कहता है गलती जिसकी भी हो, लेकिन चेरी के साथ जो भी हुआ वो हमारी रिजॉर्ट में ही हुआ है और हमारी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। तो वान कहती है दिया तुम तो काफी चालाक हो, इतनी बड़ी गलती करके अब उस गलती को मानने से इनकार कर रही हो। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि चेरी को सी फूड से एलर्जी है, इसलिए चेरी के प्लेट को अलग लगाना, लेकिन तुमने जानबूझकर चेरी के प्लेट में सी फूड डाल दिया। तो दिया कहती है झूठ बोलना बंद कर, तुमने मुझे नहीं बताया था कि चेरी को सी फूड से एलर्जी है। अगर मुझे ये बात पता हो तो मैं सब कुछ ध्यान से करती, तुमने मुझे एलर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और वैसे भी मैं चेरी की कोई फैन नहीं हूँ जो मुझे उसकी एलर्जी और नॉन एलर्जी के बारे में सब कुछ पता हो। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं और यहाँ पर वान तो एक मौका नहीं छोड़ दिया को नीचा दिखाने से और उस पर ही सारा इल्जाम थोपने से। उल्टा वो मैक से ये डिमांड करने लगती है कि दिया को उसके कारनामे की सजा भी मिलनी चाहिए। तो मैक कहता है आज चेरी के साथ जो भी हुआ वो हमारे रिजॉर्ट में हुआ है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी हमें ही लेनी होगी। और वान तुम दिया पर क्या इल्जाम लगा रही हो, ये तो जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना। दिया तो यहाँ पर क्लीनिंग का काम करती है, लेकिन तुम यहाँ पर वीआईपी रूम के सारे कस्टमर को डील करती हो, तो फिर तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया को क्यों दी, जबकि तुम्हें पता था कि चेरी को सी फूड से एलर्जी है। तुम्हें सब कुछ खुद मैनेज करना चाहिए था। अगर तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया को नहीं सौंपी होती तो आज चेरी के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता। इन सब में तुम्हारी भी गलती है, तुम दोनों की ही गलती है, इसलिए तुम दोनों को ही सजा मिलेगी। तो वान ये बात सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो मैक को कहती है एमडी सर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है जब से मैं इस रिजॉर्ट में आई हूँ तब से मैंने एक भी गलती नहीं की है, तो फिर आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। तो मैक कहता है वही तो बात है वान, तुमने यहाँ पर आकर कभी भी कोई भी गलती नहीं की, तो फिर तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे होने दी। इस लापरवाही में जितनी जिम्मेदार दिया है उतनी जिम्मेदार तुम भी हो, इसलिए तुम दोनों को ही सजा मिलेगी। और मैक ये कहकर उन दोनों को ऑफिस से जाने को कहता है। दूसरी तरफ प्रिया ग्रैंडमा से गन चलाना सीख रही होती है, पर उसका निशाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है प्रिया परेशान मत हो, आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए तुमसे अच्छे से निशाना नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम हर रोज प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हारा निशाना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो प्रिया ग्रैंडमा के कहने पर फिर से प्रैक्टिस करने लगती है। तो यहाँ पर बंटी ग्रैंडमा को कहता है ग्रैंडमा प्रिया को बंदूक चलाने की क्या जरूरत है, अब तो प्रिया की शादी हो गई है और मान तो है अब प्रिया के साथ वो उसकी रक्षा करेगा, तो अब उसे ये सब करने की क्या जरूरत है। तो ग्रैंडमा कहती है प्रिया को ये सब सीखने की जरूरत है, वैसे भी मान 24 घंटे प्रिया के साथ नहीं रहेगा, तो प्रिया को सेल्फ डिफेंस सीखने की जरूरत है ताकि वक्त रहते वो अपने आप को बचा सके और उन गुंडों को धूल चटा सके, इसलिए प्रिया को ये सब सीखने की जरूरत है। तो और यहाँ पर ग्रैंडमा प्रिया को काफी सपोर्ट करती है और उसे बंदूक चलाना सिखाती है, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस के लिए ये सारी चीजें सीख रही होती है ताकि फ्यूचर में उसे ये सब काम आ सके। इधर मान को जब मार्केट वाले हादसे के बारे में पता चलता है तो वो दौड़ा दौड़ा प्रिया के पास आता है और प्रिया से पूछता है तुम ठीक हो ना। तो प्रिया कहती है तुम्हें इस बारे में किसने बताया ग्रैंडमा, कहीं आपने तो नहीं बताया ना। तो ग्रैंडमा कहती है मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। तभी प्रिया समझ जाती है कि ये सारा कारनामा बंटी का है, बंटी ने ही मान को जाकर चुगली की है। तो मान कहता है प्रिया ये सारी बातें छोड़ो और बंटी पर भी गुस्सा करना बंद करो, मैंने बंटी को कहा था कि वो तुम्हारी पल पल की खबर मुझे ला कर दे। और हाँ, मार्केट में तुम्हें उन गुंडों से भिड़ने की क्या जरूरत थी, अगर वो गुंडे तुम्हारे साथ कुछ कर देते तो फिर क्या होता। तो ग्रैंडमा कहती है मान तुम बिल्कुल ठीक कर रहे, तुम्हें इस लड़की को डांटना चाहिए, ये बिना सोचे समझे ही कुछ से कुछ करने लगती है, खुद की जान की परवाह भी नहीं करती, अब तुम ही इसे सही रास्ते पर ला सकते हो। तो प्रिया कहती है ग्रैंडमा अब गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रही हैं, अभी तो आप मुझे सपोर्ट कर रही थी कि तुम्हें उन गुंडों को खूब मारना चाहिए और अभी आप मान के सामने मेरी ही बुराई कर रही हैं। तो ग्रैंडमा ये बात सुनकर चुप हो जाती है। तो यहाँ पर मान को प्रिया की काफी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो प्रिया को कहता है कि आज के बाद तुम उस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं
नहीं जाओगी। अगर तुम्हें आम बेचना ही है तो तुम मेरे फार्म के बगल में अपना स्टॉल लगाकर आम बेच सकती हो। तुम वहाँ रहोगी तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी और तुम अपना काम भी कर पाओगी। तो ग्रैंडमा कहती है मान बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें मान की बात माननी चाहिए और वैसे भी हमें नहीं पता कि वो गुंडे कौन थे जो तुमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान कहता है ग्रैंडमा मुझे लगता है कि वो गुंडे जानबूझकर प्रिया से उलझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्रिया हनीमून के बाद तुम हमारे फार्म में ही आम बेचोगी। तो प्रिया कहती है ठीक है जैसा तुम कहो। दूसरी तरफ दिया वान के कारनामे से काफी परेशान रहती है कि तभी वहाँ पर उसका एक कलीग आता है और उसे बताता है कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि वान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है तुम्हें फंसाने के लिए। तो दिया ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है वो ऐसा क्यों करेगी। तो वो कहता है क्योंकि तुम एमडी सर की फेवरेट हो, जिस वजह से वान को काफी जलन होती है, इसलिए वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सारा कारनामा कर रही है। तो दिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एमडी सर की फेवरेट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि वो तो मुझे पसंद भी नहीं करते। तो वो कलीग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे होटल को पता है कि तुम एमडी सर की फेवरेट हो, इसलिए तो कम टाइम में ही तुमने एमडी सर का ऐसा दिल जीत लिया है कि एमडी सर तुम्हारी हर बात मानते हैं। और यही बात वान को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, क्योंकि जब से वान यहाँ पर आई है तब से वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो एमडी सर की फेवरेट हो जाए, क्योंकि वो एमडी सर को पसंद करती है, पर एमडी सर उसे घास ही नहीं डालते। और जब से तुम इस रिजॉर्ट में काम करने के लिए आई हो तब से एमडी सर तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव रखते हैं, जिस वजह से वान को काफी जलन होती है। इसलिए वान तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सारे पैतरे आजमा रही है और वो इतनी आसानी से रुकेगी भी नहीं, वो पक्का तुम्हें इस रिजॉर्ट से बाहर निकाल कर ही रहेगी। तो दिया जब ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। आगे दिया मैक को जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। तो मैक जैसे ही ये सब देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि दिया उस चेरी वाले कांड की वजह से रिजाइन कर रही है। तो यहाँ पर मैक दिया को कहता है तुम उस कांड की वजह से रिजाइन कर रही हो, अगर तुम रिजाइन कर दोगी तो इसका मतलब तुम अपना गुनाह कबूल कर रही हो और सारे लोग तुम्हें ही कसूरवार ठहराएंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि सारे लोग तुम्हें ही गलत समझे? इतनी आसानी से गिव अप मत करो दिया, अगर तुम अभी से ही इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम से भागने लगोगी तो लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम को कैसे फेस करोगी। और यहाँ पर मैक काफी परेशान हो जाता है कि कहीं दिया उसके रिजॉर्ट को छोड़कर ना चली जाए। तो यहाँ पर दिया मैक को कहती है शांत हो जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो कि मैं रिजाइन क्यों कर रही हूँ। मैं उस वजह से रिजाइन नहीं कर रही, तुम्हें पता है ना मेरे भाई को गलतफहमी हो गई है कि मैं तुम्हारे साथ घर से भाग गई हूँ, जिस वजह से वो काफी गुस्सा है और उसने मुझे वार्निंग भी दी है कि अगर मैं इस हफ्ते घर वापस नहीं आई तो वो मुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा, इसलिए मुझे घर वापस जाना होगा। और मैं ये रिजाइन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा भाई मुझे दोबारा यहाँ पर वापस आने देगा या नहीं, इसलिए ये लो मेरा रेजिग्नेशन लेटर और इसे अप्रूव कर दो। तो मैक कहता है ये बात की बात है, हम इसे बाद में देखेंगे। और यहाँ पर वो उसके रेजिग्नेशन लेटर को लेने से मना कर देता है। तो दिया उसकी एक बात भी नहीं सुन, उल्टा अपना लेटर उसके कार में छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो मैक कहता है क्या सच में तुम वापस नहीं आओगी? अगर तुम्हारा भाई यहाँ पर आने की परमिशन तुम्हें दे देता है तो क्या तुम इस रिजॉर्ट में दोबारा काम करोगी? तो दिया कहती है ये बात की बात है और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि दिया को पता होता है कि मैक को उसकी फिक्र है और वो नहीं चाहता कि वो इस रिजॉर्ट को छोड़कर जाए। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि प्रिया के साथ जिस गुंडे ने बदतमीजी की थी वो गुंडा किसी और का नहीं बल्कि कौन का था। कौन ने जानबूझकर अपने गुंडे प्रिया के पास भेजे थे ताकि प्रिया उन गुंडों से डरकर और दुबक कर घर में बैठ जाए और कौन उसके आम के बगीचे पर अपना कब्जा कर ले। पर कौन के सारे मंसूबों पर प्रिया पानी फेर देती है, क्योंकि प्रिया बिल्कुल अपनी ग्रैंडमा की तरह होती है जो बिल्कुल भी लोगों से नहीं डरती और बुराई के खिलाफ आवाज उठाती है, जिस वजह से कौन को बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी उधर से पैट भी आ जाती है और वो कौन को उन गुंडों से बात करते हुए देख लेती है। तो वो कौन से पूछती है कि वो लोग कौन थे। तो यहाँ पर कौन पैट को झूठ बोलता है कि वो लोग डिलीवरी वाले थे और वो किसी और के घर का एड्रेस पूछ रहे थे। और यहाँ पर कौन पैट से सारी बातें छुपा कर रखता है। एक्चुअली पैट को भी नहीं पता होता कि कौन उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है।